अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या है, तो परमाणु संख्या क्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसके एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, उस तत्व के नाभिक में उपस्थित, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। और किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो आइसोलेटेड स्टेट में है, ठीक है, यानी आयन का फॉर्मेशन अगर नहीं किया हुआ है। आयन बना लेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो आयन नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी हम एक रिलेशन ला दिए, एटॉमिक नंबर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, ठीक, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर आपको एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का मालूम है तो उससे आप ये जान सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब चलिए मास नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं कि मास नंबर या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या जो होती है, वह उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में उपस्थित, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। हम कह सकते हैं कि मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिट है, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट इक्वल टू 12। इसी प्रकार से एल्युमिनियम का जो द्रव्यमान है वो 27 होता है, इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन होते हैं। किसी एटम में, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। लेकिन वही देखिए एल्युमिनियम में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या 13 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो ये डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन में भी ऐसा होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1 और 1s2 होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो सेम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यानी n/p रेशियो जो है वो 1 आ रहा है, तो वह एक स्टेबल न्यूक्लियस है, अस्थाई नाभिक है। किसी भी एलिमेंट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम उसका प्रतीक यहाँ लिख देते हैं। प्रतीक मीन्स होता है उसका सिंबल यहाँ लिख देते हैं, और ऊपर उसका हम मास नंबर लिखते हैं और नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखते हैं और परमाणु क्रमांक जो होता है वो नीचे लिख देते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यही नाइट्रोजन को ले लिया है।
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसलिए नीचे 7 लिखेंगे और ऊपर 14 लिख देंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमको फिजिक्स भी इसमें स्टार्ट करना है क्लास 9th में। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समस्थानिक, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स किसे कहते हैं? ठीक, एक ही एलिमेंट के ऐसे कई परमाणु हो सकते हैं। ठीक, एक ही एलिमेंट के ऐसे कई एटम्स हो सकते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, ठीक, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम प्रोटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम। प्रोटियम को 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 से या कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइट्रियम को 1H3 या कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समस्थानिक हो गए, यानी स्थान समान होगा लेकिन क्या होंगे, इसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जाएगा। स्थान समान होने का मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, इलेक्ट्रॉन भी समान होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन इसके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो जैसे समस्थानिक होता है वैसे संभारिक होता है। संभारिक में क्या होता है, भार समान होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा वही है, संभारिक क्या होता है। हालांकि देखिए समस्थानिक के भी कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। समस्थानिकों के अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए भारी जल में ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। ठीक, तो अच्छा, प्रोटियम आपस में क्या करता है, आपस में मिलकर ड्यूटेरियम बनाते हैं। तो प्रकृति में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके एटम्स समस्थानिक बनाते हैं। जैसे कार्बन का भी होता है, कार्बन 12, 13 और 14। ठीक, जिसमें कार्बन 14 क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लोरीन का भी होता है। ठीक है, यूरेनियम के भी समस्थानिक पाए गए हैं। क्लोरीन का क्या होता है, 35 और 37 होता है। यूरेनियम का 235, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 236 हो जाएगा। तो इस तरह से समस्थानिक बहुत सारे एलिमेंट के समस्थानिक पाए गए हैं। अगला जो हमारा संभारिक है, संभारिक किसे कहते हैं, जिनमें क्या होगा, भार समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम का ले लेते हैं और आर्गन का ले लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, और कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है। लेकिन दोनों का जो मास नंबर होता है वो 40 होता है। दोनों का मास नंबर 40 होता है। तो ऐसे और भी हो सकते हैं, ठीक, जिनके क्या हो, मास नंबर समान हो और एटॉमिक नंबर भिन्न भिन्न हो। तो केवल आर्गन और कैल्शियम ही इसके एग्जाम्पल नहीं है, और भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कार्बन का 14 ले लीजिए और नाइट्रोजन 14 ले लीजिए। इनके भी क्या है, भार समान होंगे और लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। और यहाँ क्लास 9th का ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे अधिकतम जो है मैक्सिमम चीज़ों को हमने लगभग कवर करने का प्रयास किया है और अधिक से अधिक आपको पूरा डिटेल रूप में एनसीईआरटी समझाने का प्रयास किया है। एनसीईआरटी की जो बुक है, ऑथेंटिक बुक है, इसको हमने दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, ठीक है, दोनों को समझाने का प्रयास किया है। पीडीएफ हमने भले ही हिंदी मीडियम का चूज किया है, लेकिन इसको हमने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी
सेलेक्ट किया है, ऐसे ऐसे हमने इसको समझाया है ताकि वो भी बच्चे इसको देख करके और लेक्चर को सुन करके समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस बुक का कोई वो नहीं है, ठीक है। मेरे जितने भी लेक्चर हैं इस ऐसा नहीं है कि हमने इस बुक को हूबहू फॉलो किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो एक माध्यम है जिससे हमको ये पता लगता है कि टॉपिक हमारा क्या है अगला जिसको हमको पढ़ाना है, ठीक है, ताकि हम अपने टॉपिक पे ही रहें, हमेशा टॉपिक से भटके ना। और साथ ही साथ क्या हो, लिखने से एक थोड़ा सा लिखना, क्योंकि लिखने में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक, फिर एक ही टॉपिक पे पूरा टाइम निकल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से भी आपको समझा सकते हैं, इसलिए ये बेस्ट मेथड है हमको लगता है कि अच्छे से आपको हर एक टॉपिक के बारे में समझाने की।